नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। तो मैं अक्सर देखता हूं कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर फेसबुक का ग्रुप हो, कहीं पर भी देखो आप लोग वहां पे आरक्षण से संबंधित मुद्दे, स्थानीय भर्ती पर संबंधित मुद्दे और अभी अभी तो हाई कोर्ट से संबंधित मुद्दे बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस इसका और क्या होगा आगे, है ना। तो इसके लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन एक वीडियो मैंने आज बनाया हुआ है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे स्थानीय भर्ती यहाँ पर दिया जा रहा है और उसका तोड़ क्या है ना, क्या किया जाएगा और हाई कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आएगा, इसका निष्कर्ष इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। अब जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है निष्कर्ष, और सब चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगा। कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक केस को समझ लेते हैं। वो केस है इंदिरा साहनी का और भारतीय संघ के ये विरुद्ध में ये केस था। इस केस को हम लोग मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं और इसे ओबीसी रिजर्वेशन केस भी कहा जाता है। ये केस था 1993 का। इसे ओबीसी रिजर्वेशन केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय से ओबीसी को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको इसी समय से आरक्षण मिलना शुरू हुआ। तो इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस केस का जजमेंट हमें करंट केस को समझने और उसके निष्कर्ष तक पहुँचने में हमारी मदद करेगा। बेसिकली इस केस में निष्कर्ष क्या आया वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। तो ये सवाल के रूप में रहेंगे और जवाब के रूप में आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। क्या आर्टिकल 16 का खंड 1 खंड 4 का अपवाद है? ऐसा सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर क्या दिया उसको देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि खंड 1 और खंड 4 क्या है। देखिए, खंड 1 में कहा गया है कि जॉब में, चलिए ये हम लोग जॉब के कॉन्टेक्स्ट में ही देख रहे हैं, इसलिए जॉब में यानी किसी भी रोजगार में जॉब में सबको समान अवसर दिया जाएगा, है ना। ये खंड 1 कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, ठीक है, जॉब में समानता का अधिकार। अब खंड 4 क्या कहता है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से, है ना, सीट रिजर्वेशन कर सकती है पिछड़ी जातियों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि समानता का अधिकार है और ऊपर से हम लोग सीट रिजर्व कर रहे हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो देखते हैं। तो कोर्ट ने इसका उत्तर दिया कि आर्टिकल 16 खंड 4 खंड 1 का अपवाद नहीं है। जो खंड 4 है वह सहायक खंड की तरह है। इसे इसलिए रखा गया है ताकि प्रतियोगिता में प्रतिभागी को समान अवसर प्राप्त हो। क्योंकि पिछड़ी जातियों का शैक्षणिक स्तर बहुत पिछड़ा हुआ रहता है, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे अभी विशेष पिछड़ी जाति के साथ किया जा रहा है हमारे स्टेट में, जिनको एसटी के 20% सीट पर आरक्षण दिया जा रहा है ताकि आरक्षण का बोझ ज़्यादा ना हो, इसलिए एसटी का ही 20% सीटों पर इनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से, बैकवर्ड या पिछड़ी जाति कौन होगा? तो इसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है, इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर ही दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न किया गया, क्या आरक्षण 50% से अधिक दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर दिया नहीं, किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने मंडल कमीशन का इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को आमदनी के अनुसार मिलने वाला 10% का आरक्षण को भी ठुकरा दिया, जिसे अभी अभी 2019 में मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो 50% से ज़्यादा का आरक्षण तभी हो सकता है जब कोई पोस्ट बैकलॉग वाला पोस्ट हो। चौथा प्रश्न किया गया, क्या प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा? तो इसका उत्तर था नहीं, सिर्फ भर्ती में ही आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन कुछ राज्य सरकार वोट बैंक के लिए आज भी प्रमोशन में रिजर्वेशन रखे हुए हैं। हाल ही में आपने उत्तराखंड का
जो सरकार का जो मामला आपने सुना होगा, है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाया था इसके लिए, है ना, कि आप उसमें रिजर्वेशन नहीं दे सकते ऐसा करके। 5वां प्रश्न किया गया था, क्या आरक्षण को विधानसभा या पार्लियामेंट द्वारा ही बनाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया कि नहीं, ज़रूरत पड़ने पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि जैसे गवर्नर हो गया या फिर कलेक्टर हो गया, इनके ऑर्डर के द्वारा भी आरक्षण लागू किया जा सकता है। और इसी शक्ति का उपयोग कर राज्यपाल जी इतने दिनों से लगातार लगभग 2012-13 से बस्तर सरगुजा संभाग और कोरबा जिला में 100% आरक्षण या स्थानीय भर्ती करवाते आ रहे हैं। अब समझ गए होंगे कि स्थानीय भर्ती क्यों हो रहा था। उसके बाद है प्रश्न 6। इसमें पूछा गया कि क्या क्रीमी लेयर का नियम ST SC OBC तीनों में बराबर लागू किया जाएगा? तो इसका उत्तर था नहीं, यह नियम केवल OBC के ऊपर ही लागू होगा, इसलिए हमारे OBC में ही नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर होता है। लेकिन बहुत जल्द ही अभी और अमेंडमेंट आने वाला है जिसमें हो सकता है कि ST SC में भी ये लागू हो जाए। क्या आर्टिकल 16 का खंड 4 के उपयोग कर राज्य सरकार बैकवर्ड क्लास का वर्गीकरण कर सकती है? क्या उसका कैटेगराइजेशन कर सकती है, जैसे कि अति पिछड़ी जाति या फिर विशेष पिछड़ी जाति, है ना? तो इसका उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, कर सकती है। और इसी पावर का उपयोग करते हुए हमारी सरकार ने ST सीटों के 20% पर विशेष पिछड़ी जनजातियों को आरक्षण प्रदान कर रही है, ताकि इस आरक्षण की सहायता से उनको मुख्यधारा में लाया जा सके। ये तो हो गए जो इंदिरा साहनी वाला जो केस था उसके जजमेंट। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों छत्तीसगढ़ में स्थानीय भर्ती हो रहा है और ये कैसे रुक सकता है। ठीक है, तो कैसे रुक सकता है इसके लिए हम कुछ केस देखते हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं। ठीक है, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय भर्ती नहीं होगा, ये तो फिर होगा। ठीक है, तो पहले वाला केस देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार का जो केस है उसको देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया था, ST वर्ग को 100% सीट का रिजर्वेशन कर दिया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 5 लाख का फाइन ठोक दिया था। ठीक है, यानी कि 100% आरक्षण नहीं देना है। तो ये तो हो गया केस। दूसरा केस है झारखंड सरकार ने भी क्या किया था, स्थानीय भर्ती करा रहा था अपने स्टेट में, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उसे रोक लगा दिया। उसके बाद एक और केस अभी आपने देखा होगा, लगभग 1-2 महीने पहले की ही बात है या फिर इसके अंदर की ही बात है। उत्तराखंड का है ना, उत्तराखंड का, जहां हाई कोर्ट के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण देना सुनिश्चित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और आरक्षण जाति के हिसाब से देना सही है या आर्थिक स्थिति के हिसाब से इसका रिव्यू के लिए सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा और उसमें अब उनका ओपिनियन फीडबैक मांगा है। ठीक है, यानी कि बहुत जल्द अब सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण में बहुत बड़े बदलाव करने वाली है, जो कि जाति के आधार पर अभी तक मिलता आ रहा है हमें आरक्षण, वो हो सकता है कि आमदनी के हिसाब से हमें आरक्षण मिले, जो कि सही होगा। अब हम लोग कुछ तर्क देखेंगे, कुछ ऐसे तर्क जो कि ये बताएंगे कि स्थानीय भर्ती नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे तर्क भी हैं जो ये बताएंगे कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्थानीय भर्ती नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। देखिए, स्थानीय भर्ती से स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा, जो कि आर्टिकल 16A को वायलेट करता है। ठीक है, जिस समय वैकेंसी आई उस समय स्थायी भर्ती का नियम शिथिल था, बाद में उसे पुनः उसके डेट को बढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि उस समय कोई ऐसी नियम नहीं था, समझिए, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। और है ना, इस भर्ती में शुरू से ही सभी जिलों का चयन करने का ऑप्शन हमें दिया गया था, यानी कि यह कहा जा सकता है कि यह भर्ती पूरी तरीके से राज्य स्तरीय थी, यानी कि इस पर नियम बनाने का अधिकार विधानसभा को है, ना कि गवर्नर को या फिर कलेक्टर को। आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये सबसे फैक्ट वाली बात है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा बोलती है कि
आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, अतः इसे जब चाहे तब खत्म किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर इसे लागू भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गए स्थानीय भर्ती नहीं होने के पक्ष में तर्क। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय भर्ती होने के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, जिसके हिसाब से अगर हाई कोर्ट चाहे तो स्थानीय भर्ती करवा सकती है। तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय भर्ती का प्रावधान है। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों ही तृतीय श्रेणी में आते हैं। स्थानीय भर्ती से लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों को वहाँ की संस्कृति व भाषा का अच्छा ज्ञान होता है ना। जबकि बाहरी लोगों को वहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुविधाओं की कमी के कारण बहुत जल्दी ही वहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने की मांग करते हैं। रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं। अभी अभी हमारे जो कुछ साथी हैं जो कि चयनित हुए हैं, अभी उनको पोस्ट भी नहीं मिला है, वहाँ पर गए भी नहीं हैं, और उन लोगों ने क्या किया है, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा रैंक अधिक है और हमें बस्तर मिला है। इनको देखकर साफ साफ पता चलता है कि इनका मन बस्तर में नहीं लगने वाला है ना। खैर, इनकी पिटीशन निराधार है, क्योंकि विभाग ने सबको प्राथमिकता तय करने का ऑप्शन दिया था। जब आपको बस्तर में काम नहीं करना तो आपने बस्तर चुना ही क्यों, ऐसा कहकर जो हाई कोर्ट है वो भी इनका केस एक दिन में सॉल्व कर देगा। कोई भी देखिए, कोई भी स्थानीय अभ्यर्थी बस्तर या सरगुजा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बेरोजगारी है जो अभ्यर्थियों को दो गुटों में बांट करके रखा हुआ है और वहाँ जाने के लिए मजबूर कर रहा है। हालांकि सब मजबूर नहीं है, किसी किसी का जुनून भी है कि वो पिछड़े इलाके में जाए और वहाँ का विकास करे, है ना। असल में देखा जाए तो पिछड़े इलाकों में ही अच्छे रैंक वालों की ज़रूरत है ना। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वहाँ ऐसे लोग जाना नहीं चाहते हैं। खैर, ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। अभी तक के तथ्यों और तर्कों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ 10% ही चांस है स्थानीय भर्ती होने का, बाकी 90% नॉर्मल भर्ती होने का चांस है। खैर, जो भी निर्णय आए हमें उसका सम्मान करना है। सब अपने ही भाई बहन हैं, चाहे वो स्थानीय हो या मैदानी। तो जैसे ही कोर्ट का निर्णय आए, हमें चाहिए कि सारे मनमुटावों को ख़त्म कर लें। और इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।